हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना पार्ट संस्कृति। बहुत अद्भुत सा चैप्टर है। इसमें आपको दो शब्दों के बारे में बहुत ब्रीफ में बताया जाएगा कि संस्कृति क्या होती है और सभ्यता क्या होती है। ये दोनों वर्ड्स हमें सेम लगते हैं बट इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, तो क्या मतलब है वो हमें इस चैप्टर में देखना है। छोटा सा ये चैप्टर है, ठीक है। सो कोई भी डाउट है तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो और डीएम करना है। और ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे फॉलो करना है, फ्री में डाउनलोड कर लेना। और अब इसी के साथ हम इस चैप्टर को जल्दी से पढ़ेंगे, इसका मतलब समझेंगे फुल डिटेल में, ठीक है, वो भी कम समय में। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर संस्कृति। ओके, सो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो सभ्यता होती है और जो संस्कृति होती है वो दो ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग जो है ना, जिनका यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, पर इनका अर्थ हमें कभी भी समझ में नहीं आता, समझ में बहुत कम आता है। अगर इनके साथ विशेषण लगा दो तो बिल्कुल ही समझना कठिन हो जाता है। कभी कभी इन दोनों को एक जैसे समझ लिया जाता है तो कभी कभी इन दोनों को अलग समझा जाता है। आखिर ये दोनों शब्द एक हैं या फिर अलग अलग हैं? ठीक है, तो लेखक जो है हमें इन दोनों शब्दों का अर्थ जो है वो समझाने में लग जाते हैं, प्रयास करते हैं समझाने का। और वो सुई धागे का एग्जाम्पल देके हमें इस चीज सभ्यता और संस्कृति इन दोनों शब्दों का मतलब समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि जो आविष्कर्ता होता है, जो किसी भी चीज़ का आविष्कार करता है, जो इन्वेंशन करता है, उसके अंदर एक अलग सी योग्यता होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसकी खुद की पर्सनालिटी होती है और एक उसके अंदर खुद की मोटिवेशन होती है, जिसकी वजह से वो एक यूनिक इंसान बन जाता है, व्यक्ति विशेष बन जाता है ना। और उसी सब के बल पर वो एक ऐसा इन्वेंशन कर देता है जिसकी वजह से सालों साल उसको लोग बाग याद रखते हैं। तो इस वजह से लेखक जो है संस्कृति और सभ्यता में अंतर बताने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं आग और सुई धागे के आविष्कार के बेसिस पर। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि लोहे के टुकड़े को घिस कर छेद बनाना और फिर मतलब एक लोहे का टुकड़ा है, उसको घिस दिया, फिर उसके अंदर छेद किया, उस छेद के अंदर धागा पिरोया, है ना। तो दो अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने की सोच संस्कृति है। कि मतलब जिस भी इंसान के अंदर ये सोच आई ना कि ऐसे ऐसे हम लोहे को घिसेंगे, यहाँ से एक छेद होगा, वहाँ से हम धागा डालेंगे और फिर वो सिलने के काम आएगी, तो ये जो सोच जिस इंसान के अंदर आती है उसी सोच को हम संस्कृति कहते हैं। ठीक है, इन खोजों का आधार बना के और कई लोग क्या करते हैं, सुई जो कि एक ऑलरेडी चीज़ इन्वेंट हो चुकी है उसको एक नया वर्जन दे देते हैं, उसकी जगह कुछ और नई चीज़ें इन्वेंट कर देते हैं उसकी हेल्प से, तो उसको हम सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि आप इसमें केमिस्ट्री में देख सकते हो, केमिस्ट्री में आपने कितने सारे लॉज पढ़े होंगे, लेकिन कुछ साइंटिस्ट उन्हीं लॉज को आधार बना के नई खोज करते जाते हैं। तो जिन्होंने वो सबसे पहले इस्टेब्लिश किए थे वो लॉज, उसको हम कहते हैं संस्कृति। और जो साइंटिस्ट उन लॉज के आधार पर नए नए लॉज लेके आ रहे हैं उसको हम कहते हैं सभ्यता। समझ में आ गया? तो ये होता है अपनी बुद्धि के आधार पर किए जाने वाले निश्चित तथ्य को खोज कर आने वाली पीढ़ी को सौंपने वाला संस्कृत होता है। कि कोई नई इन्वेंशन करके सिर्फ अपनी बुद्धि के बल पर अपनी आने वाली पीढ़ी को वो चीज़ वो सौंप जाता है, उस वो संस्कृत होता है। ठीक है, और कई लोग उसी चीज़ को आधार बना के नई इन्वेंशन करते हैं, उसको हम सभ्यता कहते हैं। इतना समझ में है? भौतिक विज्ञान के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन का प्रिंसिपल बताया था, उन्होंने उसका आविष्कार किया था। ठीक है, और वो जो प्रिंसिपल है वो इसलिए न्यूटन जो है वो संस्कृत कहलाए। ठीक है, लेकिन बहुत सारी बातों को ग्रेविटेशन से रिलेटेड न्यूटन नहीं जान पाए थे और उन सारे नियमों को बाकी सारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था न्यूटन के बाद, है ना। तो वो सारे साइंटिस्ट जो हैं, ग्रेविटेशन का जो मेन कंसेप्ट था वो दिया न्यूटन ने, इसलिए वो संस्कृत है। लेकिन वो काफ़ी सारी चीज़ें जान नहीं पाए थे, वो बाद में डिस्कवर हुई थी कुछ साइंटिस्ट द्वारा। तो वो जो साइंटिस्ट जिन्होंने ग्रेविटेशन को बेस बना के और आगे ज़्यादा रिसर्च करी, वो साइंटिस्ट सभ्यता कहलाएंगे। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हैं। तो लेखक के अनुसार भौतिक आविष्कर्ताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे और आग के आविष्कार करते तथ्य संस्कृत होने या बनने का आधार नहीं बनते। मतलब अगर हम किसी भी ऑलरेडी इन्वेंटेड चीज़ के बेसिस पे अगर हम कुछ आगे करते हैं तो वो संस्कृत नहीं कहलाते, वो सभ्यता कहलाते हैं। ठीक है,
बल्कि मनुष्य में सदा बसने वाली सहज चेतना भी इसकी उत्पत्ति या बनने का कारण बनती है। क्या होता है, किसी भी इंसान के अंदर ना एक चेतना होती है, चेतना इन द सेंस बुद्धि होती है, और बुद्धि के कारण ही कोई भी चीज़ नई इन्वेंट बन पाती है, ठीक है? उसी बुद्धि के कारण एक नया कारण बन पाता है। जैसे कि मान लो शार्क टैंक आप देखते होगे, उन्होंने अपनी बुद्धि लगा के, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने कोई नई मशीन इन्वेंट कर दी, तो वो संस्कृत बन जाते हैं। तो इसमें चेतना का बहुत बड़ा रोल होता है, बुद्धि का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी नई इन्वेंशन में। ओके, और उसके बाद इस सहज चेतना का प्रत्येक अंश हमें मनुष्यों में भी मिल रहा है, कि ये जो सभ्यता है और ये जो चेतना है, ये हमें ज्ञानियों में, मनुष्यों में देखने को मिला है। मुंह के कौर को दूसरे के मुंह में डाल देना, यानी कि, और यहाँ पर देखो, रोगी बच्चे को रात भर गोदी में लेकर माँ का बैठे रहना, ये भी किसी चेतना से प्रेरित होते हैं। जैसे कोई भी इंसान दुखी है या फिर कोई भी बच्चा रोगी है जिसको बुखार वगैरह हो गया है, वो उसको लेकर रात भर माँ बैठी रहती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक चेतना है, उनके अंदर ये सोच है कि मेरे बेटे को कुछ होना जाए, मेरी बेटी को कुछ होना जाए। अब आगे सुनो क्या होता है। 2500 वर्ष पहले बुद्ध बुद्ध का मनुष्य को तृष्णा से मुक्त करने के उपायों को खोजने में गृह त्याग कर कठोर तपस्या करना कार्ल मार्क्स। और क्या होता है कि 2500 साल पहले जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने सोचा कि मैं, जो ये इंसान सारे के सारे इतना दुख पाते, इतनी सफरिंग पाते हैं, तो इनकी सफरिंग्स का कोई ना कोई तो उपाय होगा ना, इनको मुक्ति पाने का कोई ना कोई तो उपाय होगा। तो उन्होंने उस उपाय को खोजने के लिए अपना घर छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए, और वो कठोर तपस्या के लिए चले गए। सेम कार्ल मार्क्स का मजदूरों के सुखी जीवन पाने के लिए उन्होंने खुद का जीवन जो है वो दुखपूर्ण में बिता दिया, ठीक है? तो कार्ल मार्क्स जो है वो मजदूरों के सुखद जीवन चाहते थे, कि बेचारे मजदूरों को भी सुखद जीवन मिले। तो उन्होंने वो सपना पूरा करने के लिए अपना खुद का जीवन दुख में व्यतीत किया, है ना? और लेनिन का मुश्किलों से मिले डबल रोटी के टुकड़ों को, कि जो लेनिन है, उन वो भी बहुत सारी मुश्किलों से जूझे थे, और वो कहते हैं कि जो डबल रोटी के टुकड़े हैं, वो दूसरों को खिला देना चाहिए, और वो खुद ना खाएं, वो दूसरों को खिला दें, जबकि वो खुद बहुत भूखे थे, ठीक है? तो सबके अंदर एक चेतना होती है, जिसकी वजह से लेनिन, कार्ल मार्क्स और गौतम बुद्ध ये संस्कृत बन गए, ठीक है? चेतना, बुद्धि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है संस्कृत बनने में। लेखक कहते हैं कि खाने पीने, पहनने ओढ़ने के तरीके, आवागमन के साधन से लेकर परंपर मर कटने के तरीके भी संस्कृति का ही परिणाम उदाहरण होते हैं। कि सिर्फ चेतना ही नहीं, साथ ही साथ खाने पीने का तरीका, पहनने ओढ़ने का, और मर कटने का भी कुछ रोल होता है संस्कृत बनने में, ठीक है? इस तरीके से मानव हित में काम ना करने वाली संस्कृति का नाम असंस्कृति है। कि जो इंसानों की भलाई ना चाहे, मानवों की भलाई ना चाहे, ऐसी संस्कृति को हम असंस्कृत कहते हैं। और असंस्कृत का मतलब है कि कल्चर्ड, जो कि हमारे कल्चर से नहीं मिलती, या फिर अनएजुकेटेडनेस, इस तरीके से, मतलब ऐसी चीज़ जिससे कि मानव का भलाई ना हो पाए। इसे संस्कृत नहीं कहा जा सकता। मतलब कि इसे एजुकेटेडनेस या फिर कल्चर्डनेस नहीं कहा जा सकता। यह निश्चित ही असभ्यता को जन्म देती है, ये कठोर जीवन को या फिर क्रूअल्टी को ये जन्म देती है, ठीक है? ये कहते हैं कि मानव हित में, यानी कि मनुष्य के फेवर में जो चीज़ काम करे, उसी का नाम संस्कृति है ना? यह बुद्धि और विवेक से बना एक तथ्य है। ये जो संस्कृति है, ये हमारी बुद्धि से और हमारे जो वाइजनेस, यानी कि दिमाग जो हमारा होता है, उसकी वजह से बना एक फैक्ट है ना? और ये दिशा दिखाती है हमें, है ना? तो ये होती है हमारी संस्कृति, और इसकी तुलना जो है वो सदा श्रेष्ठ और स्थायी है, ठीक है? तो और इस पाठ के लेखक का नाम है भदंत आनंद कौशल्यायन, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।